Very good morning, students. How are you all? I hope your studies are going very well. I know it's a very different experience for you all to study at home. You have been doing this for the first time, and we are also delivering you the lessons through videos for the first time. But it's good to have new experiences for the future so that you can study well in your future. Coming towards a topic that we have been discussing for the last 2 days, how is federalism practiced in India? While discussing this topic, we have been studying that over the years, what all difficulties or what all challenges, I should say, our federalism faced over the years and how it has passed these challenges or came out of these challenges successfully. सबसे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स समझा था, कैसे लैंग्वेज बेस पर स्टेट्स बनाए गए. डर था कहीं इंडिया डिवाइड ना हो जाए ऐसे, बट दिस डिडंट हैपन. Yesterday, I told you about the language policy of India, what have been the various points or various decisions taken, and how this policy has been successful over the years, that instead of giving importance to one language or instead of making one language as national language, we have made so many official languages and Hindi as official language of India. ये हमने 2 challenges पढ़े थे जो हमारे फेडरलिज्म ने फेस किए हैं. As I told you yesterday, today we'll be discussing the most important topic about the success of federalism in India, that is सेंटर स्टेट रिलेशंस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चों ये ही बताता है कि इंडिया में क्या चेंजेस आए हैं, कैसे फेडरलिज्म ने चैलेंजेस फेस किए और उससे सक्सेसफुली बाहर निकल कर आया. रिमेंबर, कैन यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फेडरेशन और फेडरलिज्म वी हैव लर्नड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. चलो बताओ क्या है वो डेफिनेशन. यस, फेडरेशन मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. जब सेंटर और स्टेट, जब मैं सेंटर और स्टेट बोल रही हूँ, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. जब इनके बीच में किसी कंट्री में पावर डिवाइड होता है उसे ही फेडरलिज्म कहते हैं. तो एक्चुअली में देखा जाए तो जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटर स्टेट, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. सो व्हेन वी अडॉप्टेड, कौन सा है इंडिया? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. व्हेन इंडिया बिकेम holding together federation, country was divided into various states. States बनाए गए इंडिया में and with the division of those 3 lists जो हमने इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बेसिस पर डिवीजन ऑफ पावर हुआ. Certain decision making powers were given to central government and certain decision making powers were given to state governments. So ये powers divide तो कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है? Earlier also I told you children that there is a very big difference between what is written in theory and how it is actually practiced. So here we will see कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं ऑफ शेयरिंग पावर्स, ये एक्चुअली में कैसे फंक्शन कर रहे हैं इंडिया में. अच्छा, हु मेक्स
द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम डिस्कस करें, ये आपने इलेक्शंस भी पढ़े हैं लास्ट ईयर, तो वहाँ हमने समझा था द कैंडिडेट्स पुट अप बाय वेरियस पार्टीज़। तो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं ना एक्चुअली, तो हम गवर्नमेंट्स के साथ साथ किसके रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं? यस, द पार्टीज दैट आर मेकिंग दीज गवर्नमेंट्स। यहाँ मैं आपको थ्योरी नहीं, अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रही हूँ। थ्योरी तो हमने समझ लिया था, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, दैट वाज थ्योरी। बट नाउ एक्चुअली व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे is the actual relations between central government and state government। और इनकी रियलिटी ये है बच्चों that these are not relation between central government and state government, ये relation है उन political parties के which have made the central government and state government। ये depend करता है on the ruling parties and the leaders, वो इन अरेंजमेंट्स को कैसे देखते हैं। इंडिया में देखो, अब स्टार्ट करते हैं क्या हुआ। 1947 के बाद 1950 में व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड, इट वाज डिसाइडेड दैट इंडिया इज गोइंग टू बी अ फेडरल कंट्री, देयर इज गोइंग टू बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। सबसे पहले इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस एंड विधानसभा इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1950। सबसे पहले इलेक्शंस तब हुए थे। उस समय कुछ अंदाज़ा है कितनी पॉलिटिकल पार्टीज रही होंगी? हार्डली। सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी कौन सी थी? 1950 की बात कर रहे हैं हम। विच वॉज वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम? ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिपेंडेंस के पहले से ये पार्टी रही है, इंडिपेंडेंस में वर्क किया, और उसके बाद जब 1950 में सबसे पहले इलेक्शंस हुए तो नेचुरली पूरे इंडिया में स्टेट्स में कौन सी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। देयर वाज ओनली वन नेशन वाइड पार्टी एट दैट टाइम, और कोई पार्टीज थी नहीं उस समय। सो इलेक्शंस जब लोकसभा के हुए, नेचुरली हु विन द इलेक्शंस? यस, द कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस। स्टेट्स में जब इलेक्शन हुए तो किसने गवर्नमेंट बनाई जीत कर? यस, दैट वाज अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इट हैव फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम दैट द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। फर्स्ट इलेक्शंस, सेकेंड इलेक्शंस, थर्ड इलेक्शंस, कितने साल बाद होते हैं इलेक्शंस? 5 years. So for a very long time, this trend continued that the same party was ruling over the center and the same party was ruling over the states. So at that time, जो state governments थी, क्योंकि वो same party की थी, and of course party के headquarters कहाँ थे? दिल्ली में। सारे major leaders जो थे country के या उस party के, वो कहाँ थे? दिल्ली में, या हम कहें कैपिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो हुआ ये बहुत सालों तक जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, दे फंक्शनड एज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ कैन यू सी द पिक्चर गिवन हियर? ऊपर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखो। देयर यू कैन सी, कैन यू रिकग्नाइज द लीडर देयर? यस, मिसेस इंदिरा गांधी एंड the other leaders. So this was the condition at that time, that the states were subordinate to the central government. वैसे तो डिवीजन ऑफ पावर हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स को स्टेट लिस्ट मिली हुई है जिस पर उन्हें अपने सारे रूल्स बनाने होते हैं, लेकिन क्योंकि सेम पार्टी की गवर्नमेंट थी, इसलिए जनरली स्टेट्स दे हैड टू आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट और टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर देयर पावर्स। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली पावर्स दिए गए स्टेट को, पर क्योंकि सेम पार्टी थी तो बहुत लंबे समय तक इंडिया में ऐसा चलता रहा। जो आप फर्स्ट ऊपर पिक्चर में देख रहे हो, दैट स्टेट्स आर नियरली बेगिंग फॉर देयर पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन आफ्टर 15, 20, 25 years,
what happened? The regional parties began to rise. अलग अलग स्टेट्स में रीजनल पार्टीज बनने लगी, नए लीडर्स सामने आए. नेशनल कांग्रेस तो थी ही एक पार्टी, दैट वाज नेशन वाइड पार्टी, बट देन व्हाट हैपेंड, सम रीजनल पार्टीज रोज इन वेरियस स्टेट्स, स्पेशली सदर्न स्टेट. साउथ में ये ट्रेंड पहले स्टार्ट हुआ. नाउ व्हाट हैपन, थोड़ा सा चेंज आया सेंटर स्टेट रिलेशन में. अभी तक तो क्या थे, स्टेट्स वर सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे जैसे रीजनल पार्टीज राइज होने लगी, अब ये हुआ, सेकेंड स्टेप क्या हुआ इनका, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज मेड बाय वन पार्टी, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, जिन्हें हम विधानसभा कहते हैं स्टेट्स में, वहाँ उन रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट बनने लगी. तो एक तरह से क्या हो गया, ये ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट. सो एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, जब भी किसी स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, उसकी कोशिश होती थी कि ये जो ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है स्टेट में, उसे किसी तरह से हटा दिया जाए और फिर वहाँ इलेक्शन करवाकर और दोबारा से अपनी गवर्नमेंट बनाई जाए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी रूल कर रही थी. और इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ली गई. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न लिखा हुआ है that if the governor of the state, now remember, governor is the representative of the central government. central government का representative होता है state में, जो वो appoint करते हैं to look into the affairs of state government. वो नज़र रखता है state government में. अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी रूल कर रही थी, उसकी कोशिश होती थी कि किसी तरह से गवर्नर के थ्रू ऐसी रिपोर्ट मंगवाई जाए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है. ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है गवर्नर को. गवर्नर को कहा गया है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रन कर पा रही है, then the governor can send a report to the president of the country that this state government should be dismissed. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पार दिया हुआ है गवर्नर को. तो इस पार का फ़ायदा उठाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बार अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स को डिसमिस करवा दिया. तो इस तरह भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस थोड़े से स्ट्रेन्ड ही रहे, अच्छे रिलेशंस नहीं थे, और एक तरह से इट वाज अगेंस्ट फेडरलिज्म. तो अभी तक जो हमने दो ट्रेंड पढ़े, सेम पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब भी स्टेट्स को फ्रीडम नहीं थी पूरी, उन्हें स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करना पड़ता था. और अगर राइवल पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट हुई स्टेट में, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को सही फंक्शन नहीं करने देती थी. दिस ट्रेंड कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स. बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स डिसमिस भी हुई, ऐसी दोबारा इलेक्शंस हुए, जो भी हुआ. लेकिन इससे ये पता चलता है कि इंडिया में तब तक फेडरलिज्म वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. जो हमने फेडरलिज्म अडॉप्ट किया था सोचकर, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था. बट ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. कौन से ईयर में चेंज आया बच्चों? 1990. What happened in after 1990, that this period saw the rise of many regional political parties in many states of the country. Of course regional parties were there, लेकिन अब ज़्यादातर states में parties आ गई. आगे जब हम इसी बुक में political parties का चैप्टर पढ़ेंगे, there will see these regional parties. धीरे धीरे हर स्टेट में रीजनल पार्टीज राइज होने लगी. अभी तक क्या था, ये जो रीजनल पार्टीज थी, दे वर ओनली कंटेस्टिंग विधानसभा इलेक्शंस. वो
पार्लियामेंट इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, तो वो अपनी स्टेट्स में गवर्नमेंट बना रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पार्टी की गवर्नमेंट बन रही थी. बट एज आई सेड, कौन से ईयर के बाद चेंज आया? 1990 के बाद चेंज आने लगा. नाउ दीज रीजनल पार्टीज along with contesting Vidhan Sabha election, they also started contesting Lok Sabha elections. ये regional parties parliament के elections भी लड़ने लगी. And this brought a very big change in our political system. अब क्या है, हर state में अलग regional party है. They are contesting election in their state. वो सिर्फ अपने state तक limited है, all India level पर नहीं contest कर रहे हैं वो. So when our parliament was formed, it was having the member of parliament from various political parties. Central government में अगर किसी पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है, it has to secure majority. And what is majority? We have discussed earlier, 50 plus. जिस पार्टी के पास 50 plus seats आती हैं पार्लियामेंट में, it forms the majority. अभी तक क्योंकि एक ही पार्टी पूरे कंट्री में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, दे वर इजीली एबल टू सिक्योर दिस मेजॉरिटी. लेकिन 90 के बाद क्या होने लगा, हर स्टेट से अलग रीजनल पार्टी इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही है, तो पार्लियामेंट बहुत डाइवर्स हो गई. इट बिकेम नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनी वन पार्टी टू सिक्योर दैट 51%. जो मेजॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, अब वो एक पार्टी के पास नहीं रही, क्योंकि हर स्टेट से अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स इलेक्ट होकर आ रहे हैं. सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर. आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट. व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, दो से ज़्यादा, इट कैन बी एनी नंबर, when two or more political parties come together to contest election and form the government, that government is known as a coalition government. You can see the second cartoon given in there in the picture, that is coalition government. बहुत सारी political parties मिलकर जब government बनाती हैं, that is known as coalition government. Now, because no single party got a clear majority in the Lok Sabha, so the national parties, they have to enter into an alliance with many regional parties. अब क्या होने लगा, क्योंकि एक नेशनल लेवल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हें रीजनल पार्टीज़ का सपोर्ट लेना पड़ा, ताकि वो उस नंबर तक पहुंच सके जो कि गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है, या उतनी सीट्स उनको मिल सके. अब जब रीजनल पार्टीज़ हेल्प कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, व्हेन दीज डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ आर हेल्पिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट could not dismiss the government of these regional parties in their states. तो ये एरा जो आया 1990 के बाद, that was actually the time when federalism strengthened in our country. अब states में regional party की governments हैं, ये regional parties central government को भी support कर रही हैं. अगर ये अपना support वापस ले लेंगी तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाएगी या हट जाएगी. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह कर भी अपनी ऑपोजिशन रीजनल पार्टीज़ की गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है. सो दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. 1990 के बाद बहुत बड़ा चेंज आया इंडियन पॉलिटिक्स में, और एक्चुअली में देखा जाए तो फेडरलिज्म स्ट्रेंथेंड इन आवर कंट्री. Now, along with this change, one more step, one more decision was taken by the Supreme Court of our country. Now, the Supreme Court gave a major judgment that made it difficult for the central government
to dismiss state government in an arbitrary manner. अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सिर्फ गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलिंग passed by the Supreme Court. So now we can say that federalism is actually functioning in our country, and federal power sharing is more effective today than it was in the early years when our constitution came into force. तो अब जाकर after the year 1990 actually federalism became strong in our country. So I hope you understood how the changes occurred in central state relations. Actually, these relations are not government relations, they are relation between the various political parties who make the government. जैसे जैसे इन पार्टीज के रिलेशन में चेंज आता गया, वैसे वैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन भी चेंज होते गए. टुडे इज द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट. आज सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी आर्बिट्ररी मैनर से स्टेट को डिक्टेट नहीं कर सकती है ना. जैसा आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट्स आर जस्ट बेगिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट. आज वो समय नहीं है. नाउ देर आर सो मैनी रीजनल पार्टीज and they are very strong in their states. So they make government in their states and they are also supporting the central government. So central government अब arbitrary manner में काम नहीं कर सकती. I hope you understood the topic that we have discussed today, that is central state relations. So now children, this was the major topic that we have discussed over the 2-3 days. How is federalism practiced in India? इसका पहला पार्ट था formation of linguistic state. Second, we discussed the language policy that is being adopted by India. And the most important one was the changes that have taken place in central state relation over the years. So आपको जो आज notes बनाने हैं वो यही है ना. What changes have occurred in the central state relations over the years. सेम पार्टी की गवर्नमेंट वाली बात लिखनी है, फिर डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट वाली बात लिखनी है. What changes occurred after 1990 when time came of coalition government, and one more major decision given by the Supreme Court. So all these points, this is center state relations that have changed over the years, and this had made our federalism strong. You know, this was the topic that we discussed today. With this, I end my lesson today and hope to meet you tomorrow. So till then, keep learning.